आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 के सेकंड चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में। इसका जो पार्ट 1 है मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। ये पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसमें हम लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं और सॉयल के बारे में पढ़ चुके हैं। ये मैंने सुबह ही वीडियो डाला था, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने भूमि के बारे में और मृदा के बारे में डिटेल में चीज़ें पढ़ ली हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर के बारे में, जल के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही रहेगी और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको टर्म बताता हुआ चलूँगा, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का आपका कोई एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो, सिविल सर्विस का एग्जाम हो, या कोई भी आपका कम्पिटेटिव एग्जाम सीडीएस एनडीए जिसमें आपको डिटेल में एनसीईआरटी पढ़नी, डिटेल में जीएस पढ़नी है, आपको बेसिक से चीज़ें समझनी है और डिटेल में पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है। ये देखिए, सुबह जो मैंने ये चीज़ें हैं आपको क्लियर करवा दी हैं। अगर आपने अभी तक भी वीडियो नहीं देखा तो आप जा करके इसको देख लें पूरे को, ठीक है। अब हम बात करेंगे वाटर के बारे में, जो आपका दे रखा है पूरा का पूरा यहाँ से है। वाटर के बारे में हमें जानना है। जल के बारे में जो आपको दे रखा है, जल क्या है? एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स, नवीकरणीय क्या होते हैं, रिन्यूएबल क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, ये मैं आपको पिछले चैप्टर में भी क्लियर कर चुका हूँ। ऐसी चीज़ें जो आपको दोबारा से प्राप्त हो जाती हैं, जल्दी समय प्राप्त हो जाती हैं, वो आपकी होती है नवीकरणीय, जिनको आप बदलाव करके प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा से आपको चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका वाटर हो गया, ठीक है, एयर हो गई, ये सारी चीज़ें जो आपको, ये नेचुरल में भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी है आपका, ठीक है, और नवीकरणीय भी है। दूसरा होता है जो अनवीकरणीय होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी होती है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस होगी, जिनको बनने में हजारों करोड़ों साल लगते हैं, यानी कि दोबारा प्राप्त करना उन्हें बहुत इंसान की लाइफ के लिए असंभव है एक तरह से, ठीक है। एक तो आपका वाटर रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हो गया। दूसरा ये है कि ये आपका एक तरह से असीमित मात्रा है, पूरी तरह से आपके लिए पर्याप्त है, मतलब कि असीमित है, लेकिन उसमें एक चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे क्लियर करता हुआ चलूँगा। जैसे कि हम भूपृष्ठ का जो लैंड का सरफेस एरिया हमारा, उसके 3/4 भाग पर 3/4 जो एरिया है उसका, वो जल से ढका हुआ है। अब वो जल से कैसे कैसे ढका हुआ है? सबसे बड़ा उसका तो सबसे बड़ा एरिया मानेंगे तो ओशियन का आ जाएगा, जिसमें आपके महासागर हैं, ओशियन का हो जाएगा, लेक्स हो जाएंगी, सी हो जाएंगे, ग्लेशियर हो गए, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो 3/4 आपका 75% भाग जो है आपका पूरा का पूरा जल से ढका हुआ है। इसीलिए इसे आपको वाटर प्लानट भी इसको कहा जाता है। हमारी पृथ्वी को वाटर प्लानट भी हम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम महासागरों सिर्फ ओशियन की बात करें तो पृथ्वी का जो अर्थ का जो ऊपर का एरिया, सरफेस एरिया, वो 2/3 भाग ढका हुआ है, 2/3, यानी कि 66% आपका इसी से है। बाकी कहाँ से चला? बाकी आपका रिवर में आ गया, लेक्स में आ गया, इन सब चीज़ों में आ गया, जो 75% टोटल आपका हो जाता है। महासागरों का जो जल है, महासागरों का जो वाटर है वो लवणीय है, आपका साल्टी वाटर है, वो आपका साल्टी वाटर है, सोडियम क्लोराइड ये और सब चीज़ें और सारी इसमें मिले हुए हैं, यानी कि आपके पीने के योग्य नहीं है, आपके यूज़ के योग्य वो नहीं है, मानव भोग के लिए उपयुक्त आपका नहीं है। अब जो आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है, अलवणीय जल है, वो आपका 2.7% है। जो टोटल फ्रेश वाटर है पूरे वर्ल्ड में वो आपका 2.7% है, 2.7% है। इसका भी आपका 70% है जो भाग, इसका भी आपका 70% जो पार्ट है वो आपका ग्लेशियर के रूप में है, ठीक है, आइस शीट के रूप में है, जो कहाँ पर है? अंटार्कटिका तो पूरा का पूरा जो आपका कॉन्टिनेंट है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही इसी का बना हुआ है, पूरा का पूरा ग्लेशियर से ही है। ग्रीनलैंड है, और जो हिल एरिया हैं, जितने भी आपके हिल एरिया, माउंटेन रेंज, वो सारे ग्लेशियर से ढकी हुए, बर्फ़ की चादरों से ढकी हुई हैं, तो आप 70% इसका वहाँ चला जाता है। आपके पास बचता है केवल 1%, अलवणीय जल का जो फ्रेश वाटर का 1% है, वो आपके यूज़ में आता है। वो कहाँ कहाँ पर है 1%? देखिए, आपको ये डाटा बहुत अच्छी तरह से समझना है, 2.7% ऑनली फ्रेश वाटर है आपके पास। इसमें आप अगर इसका 70% निकाल दोगे, वो आपका ग्लेशियर के रूप में हो जाएगा, आइस शीट के रूप में हो जाएगा। बचता है आपके पास 1% जो टोटल वाटर है, वो 1% का है, वो आपका ग्राउंड वाटर के रूप में है, ज़मीन से जो हम जल निकालते हैं,
नदियों के रूप में है, रिवर के रूप में है, ठीक है, लेक्स के रूप में, झीलों के रूप में है, और पृष्ठ जल के रूप में, ये तो पृष्ठ जल के रूप में है, सरफेस जल के रूप में जो आपको दिखता है। और एक और पार्ट है जो आपका एटमॉस्फेयर के रूप में, जल वाष्प, वाटर वेपर के रूप में है, वाटर वेपर के रूप में है, वाष्पीकरण के, इवेपोरेट, वाटर आपको पता ही है इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इवेपोरेट होता है तो वाटर वेपर के रूप में जल वाष्प बन जाता है, जिसकी आपकी एटमॉस्फेयर में मात्रा हो सकती है 0 से 4% तक हो सकती है, 0 से 4% तक आप हो सकते हैं। फिर उसका आपको पता ही एक वाटर साइकिल चलता है जो मैं आपको आगे समझा दूंगा। वाटर साइकिल क्या है, जैसे कि आपका सबसे बड़ा तो अर्थ ही है वाटर को शुद्ध करने का जो रूप है, फ्रेश वाटर को, आपको पता ही है पृथ्वी सबसे बड़ा शोधक है। वाटर साइकिल का जैसे कि ये वाटर है, ये जल है आपका, इवेपोरेट होना शुरू हुआ, वाष्पीकरण होना शुरू हो गया, ऊपर चला गया, जल वाष्प बन गया, जल वाष्प से फिर आपका बादल बन गया, सघनन हुआ, फिर वो आपका बादल बन गया, फिर उसके वर्षा और रेन हो गई, ठीक है, वर्षा के रूप में फिर नीचे आ गया, फिर आपका नीचे, ये वाटर साइकिल है पूरा का पूरा, ये आपका वाटर साइकिल है पूरा का पूरा। जो आपका वाटर है टोटल, जो आपका वाटर है टोटल, जो आपका पृथ्वी का जल है, उसको ना तो हम कम कर सकते हैं ना ही इसको ज़्यादा कर सकते हैं, वो रहेगा उतना ही। लेकिन हाँ ये है कि जो फ्रेश वाटर है वो साल्टी वाटर में तब्दील होता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे क्लियर करता हुआ चलूँगा एक एक चीज़ें। जैसे आपको ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, वाटर साइकिल आपको यहाँ पर बता दिया इन्होंने, ये वाटर साइकिल का इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। दूसरी चीज़ बता रखी है कि हम जो है एक औसतन भारतीय को जो दे रखा है 150 लीटर यूज़ करता है प्रतिदिन आप 150 लीटर के आसपास यूज़ करते हैं वाटर का। सबसे ज़्यादा आपका वाटर का यूज़ कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा होता है आपका शौचालय में, फ्लशिंग के रूप में, वस्त्र धोने में, कपड़े धोने में यूज़ होता है, ठीक है, 2 चीज़ों में आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद आपका बागबानी में है, फिर बर्तन धोने में है। जो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, जैसे ही आपकी लाइफ के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, आपकी लाइफ के लिए वायु ज़रूरी है, उसी तरह से आपके लिए जल ज़रूरी है। जो पीने के लिए आप यूज़ करते हैं वो सिर्फ 3% है इसका, बाकी आप दूसरी चीज़ों में जल का उपयोग करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। जैसे कि अब साल्टी वाटर बढ़ता जा रहा है, अलवणीय जल आपके लिए बढ़ता जा रहा है, उसका रीज़न क्या है, एक तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी डिमांड बढ़ रही है, भोजन है, भोजन की डिमांड उसी हिसाब से बढ़ रही है, नकदी फसलों की मांग है, नकदी फसलों में सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में वाटर का यूज़ कर रहे हैं, ऐसी फसलों को हम ज़्यादा लगाते हैं जिसमें जल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। बढ़ता शहरीकरण है आपका, नगरीकरण है, बेहतर होता हुआ जीवन लाइफस्टाइल है, आप इन चीज़ों को देख ही नहीं रहे। तो इस चीज़ से वाटर का जो अलवणीय जल है, जो साल्टी वाटर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जो फ्रेश वाटर है वो कम होता जा रहा है। जल उपलब्धता की समस्याएं कहाँ कहाँ हैं, पूरे वर्ल्ड की अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड में आपकी जल की कमी है, फ्रेश वाटर की कमी है। अधिकांश अफ्रीका में अगर आप कॉन्टिनेंट को देखोगे, जो ऊपर जो इक्वेटर का रीजन है वहाँ पर आपकी वर्षा होती है, बाकी के पूरे ऊपर का और नीचे का रीजन वो खाली है, वो सूखा है एक तरह से। पश्चिमी एशिया है, वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया में आपके ईरान, इराक आ गया, यहाँ पर सूखा रीजन आ जाता है पूरा का पूरा, सऊदी अरेबिया आ गया। वेस्ट एशिया में पानी की समस्या है जल की। दक्षिण एशिया जिसमें आपका इंडिया भी आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी मेक्सिको है पूरा का पूरा, दक्षिण अमेरिका के भाग है, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के आसपास, यहाँ पर पूरे जल की समस्या है। और ऑस्ट्रेलिया को तो प्यासी भूमि का देश बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तो अलवणीय जल की मतलब कि कमी है, वहाँ पर साल्टी वाटर ही मिलेगा जहाँ पर मिलेगा, ये अलवणीय जल फ्रेश वाटर मिलेगा नहीं। अफ्रीका मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में तो पूरे में ही ये समस्या है, वहाँ पर वाटर की पूरे की समस्या है, अलवणीय जल क्या दोनों तरह के। तो ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर दे रखा है जहाँ पर सूखा पड़ता है, जहाँ पर समस्या होती है, वर्षा नहीं होती, वहाँ पर इन चीज़ों की समस्याएं आपको बता रखी हैं। दूसरा बता रखा है जल संसाधनों का हमें संरक्षण कैसे करना है, उसे कंजर्वेशन कैसे करना है, बचा करके कैसे रखना है। अब ये किन किन चीज़ों से, पहले तो ये चीज़ देखनी है कि किन किन चीज़ों से जो अलवणीय जल है वो बढ़ता हो जा रहा है। ये आपको एक पिक्चर दे रखी है, मैप के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये यमुना नदी का दृश्य आपको दे रखा है, ये आप देख सकते हो। इसमें यमुना नदी में जो वाहिद मल है आपका, ठीक है, यमुना नदी में जो आपका वाहिद मल है वो दिखा रखा है आपको, ठीक है, जो गिराते हैं। उसके बाद औद्योगिक इंडस्ट्री से जो बहिस्राव निकलता है, इंडस्ट्री से जो दुनिया भर की निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, वो सारे दिखा रखे हैं। फिर कचरा है, कचरा में ऐसे ही फेंक देते हैं। ये अगर आप दिल्ली में गए हों कभी, यमुना नदी में आपको पता ही जितने नाले निकलते हैं दिल्ली के, वो सारे के सारे यमुना में ऐसे ही किए जाते हैं। सीवरेज सिस्टम में पूरा का पूरा यमुना में ही बहा दिया जाता है। इंडस्ट्री से जितना कचरा निकलता है वो पूरा का पूरा वहाँ चला जाता है, जितने भी केमिकल निकलते हैं वो सारे यमुना नदी में चले जाते हैं, और कचरा निकलता है वो सीधा यमुना में फेंक दिया जाता है। तो इससे आपका जो जल है, जो फ्रेश वाटर है, वो नुकसान मतलब कि अलवणीय जल प्रदूषित होता जा रहा है पूरा का पूरा। ये आपको पिक्चर से समझा रखा है। फिर आपको यही चीज़ें आपको दोबारा दे रखी हैं, जैसे कि आंशिक रूप से हम इसे शोधन नहीं करते, अशोधित रूप से हम इसे ही फेंक देते हैं। मतलब कि जो हम कचरा कहते हैं उसे शोधित रूप से अगर फेंकेंगे तो प्रदूषण कम होगा।
ठीक है। ऐसे ही वाहित आंशिक रूप से शोधित मल को फेंक देते हैं। कृषि से जो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो स्प्रे वगैरह करते हैं, जो हम रसायन है जैसे कि यूरिया है, इनसे जो अंधाधुंध प्रयोग चल रहा है। जल निकायों के रूप में औद्योगिक जो इंडस्ट्री का मैं आपको बता रहा था, वहाँ से दुनिया भर के केमिकल निकलते हैं। इससे क्या है कि नाइट्रोजन एलिमेंट्स हैं जो ये सब पीड़कनाशी है, ये सब सारे इसमें मिक्स हो जाते हैं, तो जल प्रदूषित हो जाता है। वो पीने योग्य आपके लिए पीने योग्य क्या आपके लिए यूज़ के योग्य नहीं रहता। और बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, अजैव निम्नीकरण जिसे हम बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि ये ख़त्म नहीं होते। नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको पता ही होगा, जैसे कि प्लास्टिक है, इसे ख़त्म होने में बहुत से सालों का समय चाहिए, बहुत से मतलब कि प्लास्टिक ख़त्म होने में नहीं होती। अब ये जो जल है, फ्रेश वाटर, इसमें ऐसे ही फेंक दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों से ये जल का नुकसान हो रहा है। ये सब चीज़ें इसमें बता रखी हैं। फिर आपको एक दो चीज़ें और दे रखी हैं कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन के रूप में भी देखा जाए तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। फ्रेश वाटर को आप बचा सकते हैं, आप इसमें जो मल, वाहित मल है, जो खुद कचरा लोग फेंकते हैं, उसको फेंकने से रोक सकते हैं। जो आपका टपकता कहीं से पानी टपक रहा है उसको रोक सकते हैं। जो फालतू का पानी यूज़ कर रहे हो, नल को बंद कर सकते हैं, कहीं पर फालतू नल चला हुआ है। दूसरी चीज़ इसमें बता रखी है कि जैसे खेती का एग्रीकल्चर में दिखा रखा है कि आपको जहाँ से नहर वगैरह से अगर आप सिंचाई कर रहे हो, ठीक है, सिंचाई की वस्तु उसको पक्का करना चाहिए, वहाँ से रिसाव नहीं होना चाहिए वाष्पीकरण से। और दूसरा, आपको उनको रोकने के लिए जहाँ पर ड्राई रीजन है, सूखा ग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पर खेती हो रही है, स्प्रिंकलर का आपको प्रयोग करना चाहिए। ये आपको दिखा रखा है, ऐसे ऐसे करके जो सिंचाई होती है, आपने ये लगे हुए देखे भी होंगे कहीं कहीं खेतों में, ऐसे ऐसे करके जो होते हैं। इससे जो आपका फालतू का जल है वो यूज़ नहीं होता, जो ज़रूरत का हिसाब से है वही आपका यूज़ होगा। ड्रिप सिंचाई आपको करनी चाहिए, टपकन विधि है, इनसी चीज़ों को अपना करके जल को आप कंजर्वेट कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। तो जल वाला सिस्टम यहाँ पर आपका खत्म हो गया। उसके बाद आपका है सेकंड पार्ट है जो जिसमें आपको दे रखा है नेचुरल वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया हुआ। नेचुरल वनस्पति और वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको बता रखा है। एक छोटा सा उदाहरण दे रखा है, जैसे इसमें पिक्चर से भी आपको बता रखा है। ये रेशम कीट का छोटा सा उदाहरण दे रखा है। जो जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, और रिसोर्सेज के बारे में आपको पहले चैप्टरों में बता चुका हूँ। जैसे कि रेशम है, रेशम आपको कैसे मिलता है, रेशम कीटों से मिलता है। रेशम कीट कहाँ पाले जाते हैं, रेशम कीट पाले जाते हैं शहतूत के जो पेड़ होते हैं उन पर पाले जाते हैं। रेशम के जो कीट हैं वो आपको शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं, उनसे फिर आपको रेशम निकाल ली जाती है। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। आगे के हम चैप्टर जब पढ़ेंगे, आगे के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा चीज़ें डिटेल में आ जाएंगी। नेचुरल वेजिटेशन का बता रखा है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के जुड़े हुए संकरी क्षेत्र को बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ये मैं आपको पहले के चैप्टरों में, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी 6 क्लास की, उसमें बहुत मतलब सिंपल भाषा में समझा चुका हूँ। जैसे कि ये आप लिथोस्फीयर हो गया जिस पे हम रहते हैं, या आपका जलमंडल हो गया, वहीं पर आपकी पानी की व्यवस्था है, ठीक है। वहीं पर आपको ये पता ही होगा एटमॉस्फेयर हो जाएगा, वहीं पर एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, जलमंडल हो गया, वायुमंडल। जहाँ पर ये तीनों के तीनों मिलेंगे वहाँ पर आपका बायोस्फीयर, जहाँ पर आपकी लाइफ होगी, लिविंग थिंग होंगे, ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतु होंगे, उसे हम बायोस्फीयर से बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। ये चीज़ें बता गई। फिर बायोस्फीयर में भी जो जितनी भी आपकी जातियाँ हैं, जितनी भी जीवित लिविंग थिंग है, वो रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। जहाँ जहाँ वो एक दूसरे पर डिपेंड है वहाँ पर उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम, पारितंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था कि तालाब का इकोसिस्टम अलग है, महासागरों का इकोसिस्टम अलग है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अलग है, सब जगह एक दूसरे पर डिपेंड है, उनको सबको हम इकोसिस्टम बोल देते हैं। फिर ये थोड़े से फैक्ट इसमें दे रखे हैं कि जैसे कि वनस्पति है, वाइल्ड लाइफ, जीवन संसाधन, बहुमूल्य संसाधन, इनसे हमें क्या क्या मिलता है। जैसे पौधों से हमें, पेड़ पौधों से हमें इमारती लकड़ी मिलती है, जिससे आपका फर्नीचर बनता है पूरा का पूरा। ऑक्सीजन मिलती है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको बता रखा है, जैसे कि छोटा सा फैक्ट इसमें दे रखा है, जैसे हमें जल से संग्रह करते हैं तो हमें फल मिलते हैं, लैक्टस मिलता है, तारपीन का तेल मिलता है, गोंद मिलता है, औषधीय पौधे मिलते हैं, कागज मिलता है, कागज आपको उसी से बनता है। अच्छा, एक ही फैक्ट बहुत ज़रूरी है कि आप जानते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। जैसे कि जो गिद्ध हैं, वल्चर जिसे बोला जाता है, ठीक है, जिसे हम वल्चर बोल देते हैं, वल्चर, इसके जो मरने का कारण है वो क्या था, पीछे से बताया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। जो पशुओं के उपचार के लिए, जानवरों के लिए, जो दूध देने वाले दुधारू पशु हैं, गाय होगी, भैंस होगी, उनके लिए दर्द निवारक के रूप में, पेन किलर के रूप में हम यूज़ करते हैं डिक्लोफिनेक, ये सीधा का सीधा पूछा गया है, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन, ये 3 है, डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन, इबुप्रोफेन,
ये तीनों हम पेन किलर के यूज़ करते हैं जानवरों में यूज़ करते हैं। जानवरों को आपको मांस का कौन खाता है, उसको आपको ये पता ही होगा। जो विटल क्लीनर है, जो पर्यावरण का शोधक है, वो आपको गिद्ध माना जाता है, जो बचे कुचे मांस को पूरी तरह से खत्म कर देता है, खा करके साफ शुद्धिकरण का काम करता है, वो उसको खा लेता है। उससे उसकी क्या हो जाता है, ये जो दवाइयाँ हैं ये उसकी किडनी को ख़राब कर देती हैं, इससे उनकी डेथ हो रही है, ये उनकी किडनी को ख़राब कर देती है। अगर आपको पता ही है कि वल्चर मर गए तो पूरे के पूरे पर्यावरण का अशुद्धि हो जाएगी, पर्यावरण का शुद्धिकरण नहीं होगा उससे। तो इसको बचाने के लिए पिंजौर में प्रयास किए जा रहे हैं वल्चर के लिए, पिंजौर में इसके लिए आपके बना रखे हैं पूरे के पूरे। ठीक है, ये चीज़ आपको बता दी। दूसरा आपको फैक्ट बता रखे है कि जैसे कि वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आपके जंतु आ जाते हैं, एनिमल आ गए, बर्ड आ गए आपके, ठीक है, इंसेक्टस आ गए, कीट आ गए, जलीय जीव आ गए, सारे के सारे, इनसे हमें दूध मिलता है, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है, ये आपको पता है। वो कीटों में जैसे कि मधुमक्खी है, मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है, शहद मिलता है। और फूलों का जो परागकण है, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर है, फूलों के परागकण में भी मदद करती है मधुमक्खी जो करती है। पारितंत्र में अपघटक के रूप में भी है ये, ठीक है, डिकम्पोज करती है पारितंत्र में, अपघटक के रूप में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करती हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध का मैंने आपको बता ही दिया, जीव जंतु खाने के लिए मार्जक का काम करता है, ठीक है। विटल क्लीनर है, पर्यावरण में महत्वपूर्ण शोधक की भूमिका निभाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारे के सारे नेचर का एक सिस्टम है पूरे के पूरे, ये आपके लिए ज़रूरी है। ये किंगफिशर की आपको पिक्चर दे रखी है और ये ग्रासलैंड की आपको और फॉरेस्ट एरिया की आपको पिक्चर दे रखी है। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति का बता रखा है कि कैसे कैसे वितरण है। ये आपका डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे और आपके मॉइस्चर पे, और जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर अलग तरह की वेजिटेशन होगी, जहाँ पर वर्षा कम होगी, कम वर्षा के क्षेत्र वहाँ पर अलग तरह की वेजिटेशन होगी। इसके हिसाब से इसको जो विश्व की जो वनस्पति है वेजिटेशन, इसको मुख्य 4 रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहले आपका फॉरेस्ट वाला आ गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, फिर आपके ग्रासलैंड हो गए, घास भूमियाँ हैं जहाँ पर, स्क्रब हो गए, गुलम हो गए जहाँ पर, फिर टुंड्रा हो गई, टुंड्रा वनस्पति, ये 4 हो गए। फॉरेस्ट का रीजन ग्रासलैंड, गुलम और टुंड्रा, इस हिसाब से पूरे वर्ल्ड के इसको इन्होंने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। देखिए यहाँ पर थोड़े से फैक्ट आपको बता रखे हैं, मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी। जहाँ पर भारी वर्षा होगी वहाँ पर विशाल वृक्ष उगेंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे वहाँ पर। ये मैं आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया उनको बोला जाता है, क्योंकि वहाँ के जो पेड़ हैं अलग अलग टाइम पे पत्तियाँ गिराते हैं, इसलिए वो हमेशा सदा हरा भरा ही दिखाई देता है। तो ये वहाँ के बारे में बता रखा है। उग सकते हैं प्रचुर मात्रा में, जैसे जैसे आर्द्रता कम होती वैसे वैसे आप वृक्षों का आकार, उनकी सघनता, थिकनेस है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। फिर वहाँ पर छोटे छोटे आकार के होंगे, और उससे भी कम वर्षा होगी तो वहाँ पर ग्रासलैंड, घास उगेगी। घास के मैदान आपके अगली एनसीईआरटी में बता दूंगा, पिछली एनसीईआरटी में मैंने आपको बता रखे हैं, जैसे कि पंपास है, ठीक है, वेल्ड है, ये सारी ग्रासलैंड के बारे में मैंने आपको वैसे पहले बता रखा है। निर्माणों का कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ और गुलम उगते हैं, जहाँ पर सिर्फ हो गया, ये 3rd हो गया। सबसे ज़्यादा वर्षा में आपके फॉरेस्ट, सदाहरित वन हो गए, उसके बाद आपकी घास होगी, छोटे छोटे वृक्ष हो गए, फिर कटीली झाड़ियाँ और गुलम आ गया, जहाँ उससे भी कम है, ड्राई रीजन है पूरा का पूरा, ठीक है। और जहाँ पर आपकी ह्यूमिडिटी है ये आपको बता रखा है, पत्तेदार, आपको पता है कि कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर, जहाँ पर आपकी वर्षा कम होती है, पत्तों की जगह वहाँ पर कांटे होते हैं, ताकि वाष्पीकरण को रोका जा सके। शीत उसमें चले जाओगे, शीत ध्रुवीय पर, पोलर रीजन में, अर्थ का जो पोलर का रीजन है, यहाँ पर अगर आप चले जाओगे और यहाँ पर आप चले जाओगे तो आपको टुंड्रा वनस्पति मिलेगी, टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगी, जिसमें सिर्फ आपको मॉस और लाइकेन ही मिलेंगे, मॉस और लाइकेन ही मिलेंगे, वहाँ पर आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। तो ये 4 तरह की आपको वेजिटेशन के बारे में यहाँ बता रखा है। फिर ये बता रखा है कि पिछली 2 शताब्दियों में जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, वृक्षों को काटा जा रहा है, ठीक है, ये सारे के सारे संसाधन समाप्त होने लग रहे हैं। इनके लिए फिर आपके इनको बचाने के लिए प्रोसेस शुरू किए, नेचुरल वेजिटेशन को, वन्य जीव के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए, इनके लिए बहुत सारे प्रोसेस आपके चला रखे हैं, ताकि इनमें मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो। मानवीय हस्तक्षेप के बिना दोनों तरह से नुकसान होता है एनवायरनमेंट का, जैसे नेचुरल तरीके से होता है और मानवीय हस्तक्षेप से होता है। पेड़ पौधों में जैसे कहीं जंगल में आग लग गया, दावानल हो गया, भूस्खलन हो गया, भूस्खलन के लैंडस्लाइड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो नेचुरल प्रोसेस है, और इंसानों के द्वारा है, जो आपको पता ही, पेड़ पौधे काटे जाते हैं लकड़ी के कारण, जीव जंतुओं को मारा जाता है उनकी खाल के कारण, उनके दांतों के कारण, और बहुत सारी बहुमूल्य उनके कारण उनको मारा जाता है। तो शिकार उनका बढ़ता जा रहा है, इससे इनका नुकसान होता है। ये आपको ये सारी चीज़ें, वही चीज़ें आपको एक एक चीज़ बता रहे, पशुओं को खाल के लिए, चमड़े के लिए, नाखून के लिए, दांत के लिए, पंखों के लिए और सींगों के लिए, इनके लिए आपका गैर कानूनी तरीके से इनको मारा जाता है। इनके लिए जैसे कि कुछ जंतु हैं, चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शतुरमुर्ग, मोर्ग हैं, इनका संरक्षण में जागरूकता आपको पता ही होगा। हमारे यहाँ पर
72-73 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आपका लगा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए, बाघ के लिए, ब्लैक बग के लिए, ये सब जगह अलग अलग वो बता रखे हैं। फिर इनके जैसे ही इनके प्राकृतिक आवास में बिना किसी उथल पुथल के, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए इनको संरक्षित किया जाए, उसके लिए मैंने नेशनल पार्क जैसे नेशनल पार्क बता रखा है आपको। वर्तमान और भविष्य पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्र इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। नेशनल पार्क हैं, वर्ल्ड सेंचुरी हैं, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, बहुत तरह के प्रोसेस हैं जो इसके लिए चलाए जा रहे हैं ताकि इनके शिकार को, वह चीज़ों को रोका जा सके। फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे एक परिपाटी बता रखी है, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है एक तरह का, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरजेंडर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ये एक तरह की सूची तैयार करती है। आपको रेड डाटा बुक के बारे में ही पता होगा, जहाँ पर विलुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं जो विलुप्ति के कगार पे हैं या विलुप्ति के कगार पे हैं, ये विलुप्त हो चुकी हैं, और जो संकटापन है उनके बारे में पूरी की पूरी लिस्ट तैयार की जाती है। तो वर्ल्ड लेवल पे भी इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है, और सेंटर में भी इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसके लिए आपके नेशनल पार्क बना रखे हैं, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी बना रखी है, ये सारी की सारी इनके लिए जागरूकता बढ़ा रखी है। तो इंसान ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर रखी है आपकी। फिर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बता रखा है, जो मैं आपको बायोस्फीयर ऊपर बता रहा था जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होती हैं, ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व भी बना रखे हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, बहुत तरह के जीव जंतु हैं, उनके संरक्षण के लिए। ये वैश्विक नेटवर्क है, वर्ल्ड के रूप में है, से जुड़े रक्षित क्षेत्रों का एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के लिए विश्व संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। जैव मंडल निश्चय, इसके बारे में जब अगली कक्षा में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। काजीरंगा का दे रखा, काजीरंगा कहाँ, असम में, नेशनल पार्क में हाथियों का झुंड, इफेक्ट आपको बता रखा है, ये इसके बारे में बताया हुआ है, साइट्स के बारे में, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आ गए भाई, इसके क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपकी मेंस की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, मेंस की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। और ये वाले जरूर कर लेना, ये क्वेश्चन साथ में कर लेना, ताकि आपको ऑब्जेक्टिविटी की आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।